नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। राज्य में मटर की फसल फूल फलियां बनने की अवस्था पर है, लेकिन इस समय फसल पर कुछ कीट और रोगों का प्रकोप हो रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आगे चलकर फसल से कम उपज प्राप्त होगी। तो इन कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा से। आज आपके सामने मटर की फसल के बारे में जानकारी देने चाह रही हूँ। जैसा कि हम जान रहे हैं, मटर की फसल रबी मौसम की मुख्य फसल है और सब्जियों में मुख्य स्थान प्राप्त है मटर की फसल को। तो इसमें किस प्रकार से रोग कीट का नियंत्रण करें या क्या अन्य बातों का ध्यान रखें जिससे कि हम अधिक उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, मटर की फसल को कुछ कीटों द्वारा ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके चलते मटर के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। एक अन्य कीट आता है, इसमें एफिड आता है, जो अपना मतलब फुदका बोलते हैं। जो कीट छोटे छोटे होते हैं और पत्तियों से और तनों से इसका रस चूसते हैं। जब फूल बनने लग जाते हैं तो फूलों से भी अब इसको रस चूसते हैं, तो हमारी फली नहीं बनती है। अगर इस प्रकार का कीट अपनी फसल पर दिख रहा है तो किसान भाई एक डाइमेथोएट करके दवा आती है, इसके 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। तो इस कीट से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर जब प्रकोप ज़्यादा दिख रहा है तो हफ्ते 10 दिन के अंतर से दोबारा इस दवाई का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी फसल पे इस कीट का प्रकोप ज़्यादा ना बढ़े। एक अन्य कीट आता है फली छेदक। तो ये कीट क्या करता है, जो फल है तो ये फल के अंदर घुस के अपना छेद करता है और अपने जो दाने बनते हैं फली में उसको खाकर नष्ट करता है। तो अगर इस प्रकार का कीट अपनी फसल में दिख रहा है तो अपने क्विनोलफॉस नाम की दवा, जो मैंने बताई है पहले भी, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या इंडोक्साकार्ब नाम की दवा आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्विनोलफॉस कर रहे हैं तो उससे 2 से 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर का घोल बनाकर किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं। या इंडोक्साकार्ब है, उसका 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। तो ये फली छेदक है, वो हमारे फली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारे इस कीट से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक अन्य कीट देखा गया है लीफ माइनर करके। ये बहुत बारीक कीट होता है जो पत्तियों में, हमने कई बार देखा है, पत्तियों में सुरंग बनाता है। अगर इस कीट्स का हमने अपनी फसल पे प्रकोप दिख रहा है, क्योंकि ये पहले शुरुआती अवस्था में तो ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जब बढ़ जाता है तो पूरी पत्ती को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो जो हमारी पत्ती है पूरी तरह से अंदर ही अंदर नष्ट हो जाती है। और जो हमारी जो पत्तियों के कारण जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जो फल और फूल बनाने के लिए मददगार होती हैं, तो इस कीट के प्रकोप से जो हमारी पत्तियां नष्ट हो जाने से फूल और फल नहीं बनते हैं। अगर इस प्रकार का कीट अपनी फसल में दिख रहा है तो किसान भाई किसी भी सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। डाइमेथोएट का प्रयोग कर सकते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है किसान भाइयों को। तो उसका 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर का घोल बनाकर स्प्रे करें, तो जो हमारी फसल में जो लीफ माइनर का प्रकोप है उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, मटर की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब हम किसान भाई चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है, जो अपनी मटर की फसल है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू मुख्य रोग है और ये हमारी उपज को बहुत प्रभावित करता है। तो इस रोग में जो अपना जो पाउडर है तो वो पत्तियों पे चिपक जाता है और उस पर पत्तियों पे धब्बे फिर बाद में आ जाते हैं और फिर पत्तियाँ पूरी तरह से सूख जाती हैं और जो हमारी फूल है फल है वो भी प्रभावित होते हैं। फूल और फल का अच्छे नहीं बनते हैं तो हमारी उपज प्रभावित होती है। तो किसान भाई इसके लिए एक वेटेबल सल्फर करके आता है, इसके 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और जो क्या कहते हैं रोग रोधी जातियाँ हैं, ऐसी रोग रोधी जातियों का प्रयोग करें जिसमें ये बीमारी ना आती हो। तो इस प्रकार किसान भाई इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। एक अन्य बीमारी आती है डाउनी मिल्ड्यू करके। इस बीमारी में पत्तियों के निचले हिस्से पे धब्बे बनते हैं, तो जो धब्बे हैं वे बाद में बढ़ जाते हैं और फिर पूरे पत्ती को और पूरे फल को, पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी फसल का उपज काफ़ी प्रभावित होती है। अगर इस प्रकार से अपनी फसल में धब्बे दिख रहे हैं किसान भाइयों को, तो मैनकोजेब नाम की दवा का 2 ग्राम मात्रा 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर का घोल बनाकर स्प्रे करें। तो इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और समय समय पर देखते रहें कि अगर इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है तो दोबारा स्प्रे कर सकते हैं 10-15 दिन के अंतराल से।
इस प्रकार किसान भाई इन बीमारियों को नियंत्रण समय पे करेंगे तो इनका प्रकोप से अपन बच सकते हैं। तो किसान भाई इन बातों का ध्यान रखकर अपनी रोगों कीटों का समय समय पर अपना नियंत्रण करते रहें, उनका प्रकोप ज़्यादा ना बढ़ने दें अपनी फसल को, तो हम अधिक उपज ले सकते हैं। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं और इस मौसम में इन दुधारू पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दुग्ध उत्पादन लेने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आप दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां रखें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर से डॉक्टर प्रमोद शर्मा। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन। स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन आज के समय एक बहुत बड़ी समस्या है तथा बाज़ार में उपलब्ध दूध जो है कि कई प्रकार से केमिकल्स और मिलावटी सामान से ग्रसित रहता है। इसलिए स्वच्छ आज की सबसे बड़ी चुनौती है स्वच्छ एवं शुद्ध दूध उत्पादन। दूध दोहने से पहले पशु को जो आहार दिया जाता है वो आहार इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें डस्ट की मात्रा कम से कम हो, जिससे कि उसके अंदर डस्ट उड़ के दूध में जाने की संभावना बनी रहती है। हमको ऐसे आहार का प्रयोग करना चाहिए जिसमें नमी की मात्रा हो और जिसमें उड़ने की संभावना ना हो। कई प्रकार की फसलें हैं जैसे प्याज है, पत्ता गोभी है, मूली है, किसान भाई उसको बटोर कर जानवरों को खिला देते हैं। ऐसे जानवरों के दूध में एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है जिससे कारण उसको पीने के एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तथा वह दूध अमानक हो जाता है। आहार जो प्रयोग में लाना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की गंध या बदबू ना आए, जिससे कि हमारा दूध अमानक ना हो। हमारे कुछ पशुपालक भाई गाय तथा भैंसों का दूध निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ ऐसे दूध का सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूध दोहन के समय कौन कौन सी सावधानी रखें, आइए जानते हैं। आवास एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवर अपना 100% समय व्यतीत करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें आवास की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध दोहने से पहले आवास को अच्छी तरह से झाड़ना चाहिए, उसके अंदर जितने भी कचरा है, मिट्टी है, उसको साफ़ कर देना चाहिए तथा उसके अंदर पानी का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि दूध दोहते समय दूध के अंदर किसी भी प्रकार की मिट्टी या डस्ट ना जाए, किसी भी प्रकार का उसमें गंदगी ना जाए। आवास के चारों तरफ जो भी मकड़ी के जाले लगे हैं या ऊपर जो भी गंदगी है उसको अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए तथा हर 2 या 3 महीने के बाद उसको चूने से पुताई करते रहना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि जानवर के दूध दोहने का कक्ष अलग संभव हो। अगर संभव नहीं है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूध दोहते समय आसपास कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे, चाहे वो दूध लेने वाले हों या कोई भी हो। फिर आती है पशु की रखरखाव। दूध दोहते समय पशु का विशेष महत्व है। पशु के दूध दोहने से पहले पशु के अयन, पशु के थन को अच्छी तरह साबुन के पानी से धोना चाहिए। उसके बाद गुनगुने पानी से उसके थन को और अयन को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। उसके नीचे के हिस्से में किसी भी प्रकार की मिट्टी, कीचड़ या धूल नहीं होनी चाहिए, जो कि दूध में जाने की संभावना बनी रहे। ग्वाले का प्रबंधन। ग्वाले के प्रबंधन में सबसे प्रमुख है कि उसके हाथ दूध दोहने से पहले अच्छे से साबुन से धुले हुए हों। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो निरमा या किसी ऐसी केमिकल से साफ़ करना चाहिए जिससे कीटाणु मर जाए। और ग्वाले को किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जैसे खांसी, जुकाम या ऐसी टीबी, तपेदिक, ऐसी कोई भी प्रकार की बीमारी ना होनी चाहिए जो कि ग्वाले के द्वारा जानवर में या दूध में संक्रमित हो सकती है। ग्वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दूध दोहने से पहले या दूध दोहते समय न तो पान, गुटखा, सुपारी इस तरह का इस्तेमाल नहीं करे। ग्वाले को दूध दोहते समय पर्याप्त साफ़ कपड़े पहनना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जो भी कपड़े पहने वो साफ़ हों, धुले हुए हों तथा संक्रमित रहित घोल में डुबोकर उपयोग किए गए हों। दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। उसके बाद है बर्तनों का प्रबंधन। दूध दोहने के लिए एक विशेष प्रकार के बर्तन, जिसको कि मिल्किंग पेल बोलते हैं, का उपयोग करना चाहिए। इसमें इसकी बनावट इस प्रकार से यू शेप में रहती है कि इसमें आसपास की गंदगी, धूल, डस्ट जाने की संभावना बहुत कम रहती है। और दूध संग्रहण करने वाले बर्तनों को दूध बांटने के बाद में तुरंत बाद उसको अच्छे साबुन से और गुनगुने पानी के साथ साफ़ करने के बाद उसको साफ़ करके धूप में रख देना चाहिए। संभव हो तो धूप में रख लेना चाहिए, नहीं तो छाया में उल्टे करके उनको सुखा लेना चाहिए। अगर उसके अंदर दूध की मात्रा जरा सी भी एक रत्ती भी रह गई तो वो
हमारा अगला जो दूध है उसको ख़राब कर देगा, फट जाएगा, जिससे कि बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो मिल्किंग की पेल्स हैं या दूध दोहने वाले बर्तन हैं उनकी साफ़ सफाई अति आवश्यक है। दूध जाने के बाद इसको तुरंत बंद करके छान के कपड़े से छान कर इसका फर्दर प्रयोग में लाने के लिए प्रोसेस में लाना चाहिए। कुछ बीमारियां जैसे कि टीबी, तपेदिक, थनैला, ऐसी बीमारियां जिसके कारण दूध के खराब होने की संभावना रहती है तथा जिसके कीटाणु दूध में जाकर मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ऐसे जानवरों के दूध को उपयोग नहीं करना चाहिए तथा उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आजकल मछली पालन की नई विधा काफी प्रचलित हो रही है और वो है कंटेनरों में मछलियों का पालन। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में भी मछली पालन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं केवीके मुजफ्फरपुर की मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर इप्सिता विश्वास से। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने हेतु बायोफ्लॉक तकनीक अपना रहे हैं। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकेंगे। बायोफ्लॉक एक बहुत ही उन्नत टेक्निक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखा गया है कि जो हम लोग का मछली पालन के लिए पॉन्ड मतलब जो तालाब का रकबा सबके पास नहीं होता है, या फिर वाटर लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है, और साथ ही साथ जब भी हम लोग मछली पालन करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट है फीड कॉस्ट। लगभग 60% हम लोग को फीड कॉस्ट लग जाता है। तो ये तीन चीज़ को देखते हुए जुलाई 2018 में भारत में ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू हुआ है। अब ये बायोफ्लॉक सिस्टम चालू करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा टैंक की ज़रूरत होता है। टैंक 3 टाइप के होते हैं। एक है पुराने ज़माने में जो सीमेंट टैंक है वो सीमेंट सिस्टम, नहीं तो आप जैसे पीवीसी टैंक जो पॉलीविनाइल क्लोराइड टैंक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, लोहे के रॉड लेकर उसमें जो टारपोलिन होता है या फिर टर्पेल जो आप ज़्यादातर जानते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगी कि हमेशा वो पीवीसी वाला टैंक लेना चाहिए, क्योंकि पीवीसी टैंक में ना वो एक इनामल होता है इथॉक्सिक्विन नाम करके, जिससे जो भी मछली है या फिर कोई भी एनिमल्स है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब बायोफ्लॉक में जो नाम से हम लोग को पता चलता है कि जैविक का कुछ फ्लॉक होने वाला है, जैविक पदार्थ से फ्लॉक बनता है। अब इस फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग को एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स की ज़रूरत होता है जो ज़्यादातर गुड़ से मिलता है। अभी फ्लॉक बनाने के लिए हम लोग इस गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर ही सही बढ़वाड़ ले सके। पंगेशियस, कोई कॉर्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कॉर्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। ध्यान रखिए, जब आप टैंक बना रहे हैं तो टैंक का साइज का निर्माण भी ज़रूरत है। ज़्यादातर 5000 से 10,000 लीटर का टैंक बनता है, तो एक टैंक बनाने के लिए 15 बाई 15 फीट की ज़रूरत होता है। और उसका जो गहराई है वो गहराई लगभग 4 फीट की होनी चाहिए, जो उसका ऊंचाई है। अच्छा, ये बात ज़रूरी है कि इसमें जो मछली है वो नर्सरी है। आप इसको ज़्यादा हम लोग अंगुलिका से पूरा टेबल साइज फिश नहीं बनाते हैं। ये फ्राई से फिंगरलिंग, नहीं तो फिंगरलिंग से एडवांस फिंगरलिंग ही ज़्यादा हम लोग इसमें करते हैं। तो जब हम लोग मछली डालते हैं उस टैंक में, हमेशा देखना चाहिए कि इसमें 100% एरेशन मतलब एनर्जी सोर्स होना चाहिए। सौर ऊर्जा से भी सोलर पैनल के तहत भी कर सकते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। तालाब के पानी में मछली मल करती हैं। इस मल के अधिक संख्या में एकत्रित होने से पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का काम करता है, इससे मछली मर जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है। मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता है। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है।
तो अगर हम 40-50 ग्राम का अगर स्टॉकिंग करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 ग्राम से 1 किलो तक आपको 6 महीने में मिल सकता है। तो एक साइकिल लगभग 5 से 6 महीने का होता है, तो साल में आप 2 साइकिल कर सकते हैं और 2 साइकिल से आप 50 से 60 हज़ार का मतलब मूल प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे पंगाश को आप जब बाजार में बेचते तो 130, तो अगर आप अपने फार्म लेवल मतलब फार्म गेट से अगर बेचते तो 100 रुपये प्रति किलो, अगर 100 रुपये किलो भी होता है तब भी आप 50 से 60 हज़ार 2 साइकिल में कर सकते हैं। बायोफ्लॉक जो प्रणाली है इसका एडवांटेज यही है कि ये पर्यावरण के साथ अनुकूल एक प्रणाली है, जिसमें क्या है बहुत ही मिनिमल या ज़ीरो वाटर एक्सचेंज होता है। मतलब आप पूरा जो इसको जो वाटर है फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग का वेस्ट मिनिमाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रणाली को हम वेस्ट वाटर एक्वाकल्चर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो हम लोग का FCR रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो ऐसे जो हम लोग तालाब में वो उस FCR से हम लोगों को बहुत कम हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बायोफ्लॉक के बारे में और ज़्यादा जानिए जितना भी केंद्रीय अनुसंधान है कृषि विज्ञान केंद्र से। नमस्कार। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिशनखेड़ा, जिला इंदौर के कृषक महेंद्र पाटीदार ने। यह टमाटर की फसल में फल सड़न रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, टमाटर का इस्तेमाल सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिस वजह से टमाटर की मांग साल भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती कर अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसलों में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इन रोगों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो इनके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास भी सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट जरूर करें। किसान भाई, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण करते हैं तो आपकी टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति आपको जरूर होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूल गोभी की रोपाई पर किसान का अनुभव। आलू खुदाई यंत्र किसानों के लिए है काफी उपयोगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता की टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।